देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 366 से 370। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 366। दिव्य फीनिक्स राजकुमार। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 366। दिव्य फीनिक्स राजकुमार। हॉल के प्रवेश द्वार की दिशा से ज़ेया क्विंग्यू की देवी जैसी आकृति धीमे कदमों से अंदर चली गई। उसकी शक्ल बादलों के पीछे से निकलने वाले चमकीले चंद्रमा की तरह थी, जो तुरंत हर चीज की शोभा छीन रही थी, जिससे मूल रूप से शोरगुल वाला हॉल तुरंत शांत हो गया। सभी की निगाहें उस पर केंद्रित थी, विशेषकर उन युवा शिष्यों पर। बिना किसी अपवाद के उनमें से हर किसी की आंखें एकटक घूरती रहीं और उन्होंने अपनी सांसें रोक ली, और यहाँ तक कि उनके दिलों ने भी धड़कना लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन ठीक इसके बाद अंततः उन्हें याद आया कि उनकी पहचान आश्चर्यजनक रूप से युनचे की पत्नी थी। फिर उन्होंने तुरंत एक के बाद एक अपना सिर नीचे झुका लिया। अब अतिरिक्त नजर डालने की हिम्मत नहीं हुई। युनचे जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए उसके पास गया और कहा, क्विंग्यू, तुम यहाँ हो। 2 महीने पहले तुम अलविदा कहे बिना क्यों चले गए? ज़ेया क्विंग्यू ने हल्की आवाज में कहा। उसका लहजा रेशम की तरह नर्म था। सर यून पहले ही जाग चुके थे। उनकी चोटें बहुत चिंता का विषय नहीं थी, जबकि फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के पास संयोग से महत्वपूर्ण मामले थे। इस प्रकार मैं अलविदा कहे बिना चला गया, और मुझे आशा है कि आप इसे बुरा नहीं मानेंगे। आज क्विंग्यू फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड का प्रतिनिधित्व करता है और सर यू की खुशी भरी शादी की बधाई देता है। युनचे को स्वाभाविक रूप से ज़ेया क्विंग्यू की बातों पर विश्वास नहीं होगा। वह आधा कदम करीब आया, अपनी आवाज धीमी की और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उस दिन आपने बाहर से सुना हो कि मैं सीनियर सिस्टर से शादी करने जा रहा हूं और आपको ईर्ष्या हो गई? खांसी। चू युएली ऊपर चला गया, ज़ेया क्विंग्यू के पास खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में बोला, सर यून की ताकत 19 साल की उम्र में पहले से ही मध्य रैंक वाले सम्राट प्रोफाउंड दायरे से मेल खा सकती है। आपकी भविष्य की संभावनाएं निश्चित रूप से असीमित होंगी। हम गुरु और शिष्य विशेष रूप से शादी की खुशी के अवसर पर बधाई देने आए हैं। ज़ेया क्विंग्यू, आइए सीटों पर प्रवेश करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चू युएली को अब युनचे की कोई परवाह नहीं थी और फिर ज़ेया क्विंग्यू को घसीटते हुए चली गई। युनचे के प्रति उसकी आंखों में जो भाव थे, उनमें कमोबेश थोड़ी सी दुर्भावना थी। जहां तक कारण की बात है तो ये भी बहुत सरल था। उसकी बहन फिलहाल कहीं नहीं थी, फिर भी वह एक भव्य शादी कर रहा था। उनकी शिष्या ज़ेया क्विंग्यू उनकी मुख्य पत्नी थी। वह वास्तव में पहले रिश्ते की इस परत को पहचानना नहीं चाहती थी, लेकिन वर्तमान की तुलना अतीत से नहीं की जा सकती थी, और अब युनचे भी कैंग्यू से शादी करने वाली थी। ज़ेया क्विंग्यू के स्वामी के रूप में उसके दिल के अंदर का मूड कमोबेश थोड़ा खराब था, और ज़ेया क्विंग्यू द्वारा कभी कभार प्रकट होने वाली अजीब भावनाएं हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसे महसूस करने के लिए वह पर्याप्त थी। युनचे हॉल के सामने की ओर चला गया और तुरंत बड़ी संख्या में लोग अभिवादन के लिए तेजी से आए। भाई यू, शाही बहन आपकी पत्नी बनने में सक्षम होने के लिए यहाँ ये बड़ा भाई ईमानदारी से खुश है। अब से हम एक ही परिवार के हैं, भाई यू। अरे नहीं, अब से जीजाजी की परेशानियां मेरी भी होंगी। यदि आपका भाई यहाँ कुछ भी मदद करने में सक्षम है, तो आपको बिना किसी हिचकिचाहट के बोलना होगा। क्राउन प्रिंस कैंगलिन ने तेज गति से आगे आकर बात की। भले ही उसने उदारतापूर्वक, खुले हाथों से और काफी उत्साहित होकर व्यवहार किया, युनचे ने घबराहट, भय, साथ ही उस भय को देखा जिसे उसने एक ही नजर में अपनी आंखों की गहराई में छुपाने की बहुत कोशिश की थी। शाही बहन और जीजाजी स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा नामित एक जोड़ी हैं। शाही बहन को वापस लौटने के लिए ऐसा घर मिलने से बड़े भाई के रूप में मैं वास्तव में बेहद खुश और प्रसन्न हूँ। यहाँ तक कि 3 दिन तक खुद को नशे में धुत रखना भी इतनी बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। हा 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 हा। तीसरे राजकुमार कैंग शुओ ने शुष्क हंसी के साथ कहा, केवल इतना कि वह क्राउन प्रिंस कैंगलिन की तरह चतुर नहीं थे। जब वह युनचे से बात कर रहा था तो उसके चेहरे की मांसपेशियों में लगातार ऐंठन हो रही थी, जो उसके दिल के अंदर के डर को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही थी। वे दोनों निस्संदेह युनचे से चरम सीमा तक भयभीत थे। वे यह नहीं भूलेंगे कि उन्होंने पहले क्या किया था। अब जबकि कैंग वानहे की बीमारी चमत्कारिक रूप से पूरी तरह से ठीक हो गई थी और उन्होंने एक बार फिर से राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, कैंग्यू के साथ युनचे की शादी ने कैंग वानहे को एक ऐसा समर्थन भी दिया था जिसे ब्लू विन के क्षेत्र में सबसे महान माना जा सकता है। इसने उनकी महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया। एक रात में पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि अब उनमें कोई भी अजीब हरकत करने की हिम्मत नहीं थी, और इससे भी अधिक वे प्रतिदिन निरंतर भय की स्थिति में रहने लगे थे। पहले शायद वे साल में एक बार भी सम्राट के शयन कक्ष में प्रवेश नहीं करते थे,
लेकिन अब वे दोनों निश्चित रूप से हर दिन सुबह और रात को सम्मान देने जाते थे और 2 महीने पहले से कभी नहीं रुके थे। जैसे ही उन्होंने यूचे का सामना किया और बनिंग हेवन कबीले को नष्ट करने के उसके भयानक उपाय के बारे में सोचा, वे दोनों डर से सिर से पैर तक कांपने लगे। यूचे ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कोई जवाब नहीं दिया। लिंग जी इस समय अचानक अंदर आ गए और व्यापक मुस्कान के साथ कहा, बॉस बधाई हो, बधाई हो। हे, आप और राजकुमारी से अंततः आधिकारिक हो गए हैं। राजकुमारी बहन वह थी जिसे मैं पत्नी के रूप में वापस लेना चाहता था, तो आप जानते हैं, आप निश्चित रूप से भविष्य में उसे धमका नहीं सकते, समझे? हाँ, यूचे खुलकर हंसा। अगर मुझे उसे धमकाना है तो मैं तुम्हें मुझे 100 बार मारने दूंगी। तुम्हारे दादाजी की चोटें कैसी हैं? लिंग तियानी का जिक्र सुनकर लिंग जी को थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ और सहज भाव से कहा, भले ही दादाजी की चोटें भारी थी, लेकिन उनके जीवन की नसें आहत नहीं हुई और उन्हें जो चोटें लगी वे सभी ऐसी थी जो हो सकती थी ठीक हो गया। अब तक उसकी चोटें पहले ही लगभग 60% ठीक हो चुकी थी। ये बॉस द्वारा उस समय दया दिखाने के कारण है। इस अवधि में दादाजी ने आपके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोगों को भेजा था और वह मूल रूप से पहले से ही जानते हैं अब आपके बारे में सब कुछ। फिलहाल भले ही बनिंग हेवन कबीले को नष्ट करने के लिए दादाजी के मन में अभी भी आपके प्रति नाराजगी है, लेकिन अब उनका आपको मारने का कोई इरादा नहीं है। मैंने एक बार उन्हें आह भरते हुए ये कहते हुए सुना था कि उन्होंने लापरवाही से काम करने के कारण एक अद्वितीय प्रतिभा को लगभग नष्ट कर दिया है, जिसका आंतरिक स्वभाव बुरा नहीं था। हा, यूचे ने दिल खोलकर हंसी उड़ाई और लिंग तियानी के प्रति उसके मन में जो बुरी भावना थी वह भी तुरंत काफी हद तक गायब हो गई। आखिरकार लिंग तियानी निश्चित रूप से कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं था। लिंग तियानी उस दिन उसे मारना चाहता था। इसका कारण ब्लू विंड के लिए आपदा का एक बड़ा अंकुर हटाना भी था। छोटे भाई यू, ये जियो आपको इस खुशी के अवसर के लिए बधाई देता है। उस समय रैंकिंग टूर्नामेंट में लिटिल ब्रदर यू ने पहले ही इस जियो को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि 2 साल से भी कम समय में आपकी ताकत को ब्लू विंड में नंबर 1 माना जा सकता है। इस तरह की उपलब्धि को सामान्य ज्ञान को चौंकाने वाली, पूर्वजों से आगे निकलने वाली, समकालीनों को आश्चर्यचकित करने वाली और यहाँ तक कि किसी को भी आश्चर्यचकित कर देने वाली कहा जा सकता है। जियो जुएटियन व्यक्तिगत रूप से ऊपर गए और जितना संभव हो सके उतने संयत स्वर में कहा। यूचे ने उसकी ओर देखा और मंद मुस्कुराया। संप्रदाय मास्टर जियो मेरी चापलूसी करता है। यूचे केवल सामान्य जन्म का है और संप्रदाय मास्टर जियो ने वास्तव में शादी के दिन आने के लिए व्यक्तिगत रूप से चेहरा दिया था। ये जूनियर बेहद सम्मानित है। एक दिन यूचे निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आएंगे और अपना आभार व्यक्त करेंगे। जैसे ही यूचे का आखिरी वाक्य बोला गया, जियो जुएटियन का दिल जोर से धड़क उठा। उसके पीछे जियो बोयुन और जियो हुजी के रंग भी बदल गए। वे निश्चित नहीं हो सके कि यूचे की तथाकथित व्यक्तिगत यात्रा करने और दुश्मनी सुझाने के लिए थी या यात्रा करने और ऋण इकट्ठा करने के लिए थी। 3 साल पहले पुरानी दुश्मनी में उसके क्रूर और निर्दयी कदमों के साथ साथ बनिंग हेवन कबीले को उससे निपटने में मदद करने से नई दुश्मनी भी शामिल हो गई। ये स्पष्ट रूप से बात की दुश्मनी होने की सबसे अधिक संभावना थी। जियो संप्रदाय के गुरु के रूप में जियो जुएटियन की पीठ वास्तव में एक पल में पूरी तरह से पसीने से भीग गई थी, लेकिन उसने निश्चित रूप से किसी भी असामान्यता को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए चेहरे को पकड़ लिया। अगर छोटा भाई यू वास्तव में हमें अनुदान देने के लिए तैयार है, सामना और मुलाकात, ये जियो निश्चित रूप से पूरे संप्रदाय के शिष्यों को स्वागत के लिए कतार में खड़ा कर देगा। जियो संप्रदाय जानता है कि मेरे संप्रदाय में घृणित आचरण वाले एक व्यक्ति को पहले लिटिल ब्रदर यून से शिकायत थी। जियो संप्रदाय निश्चित रूप से उस समय लिटिल ब्रदर यू को संतोषजनक उत्तर देगा। यदि कोई यह कहे कि बनिंग हेवन कबीले के विनाश के बाद भी जियो जुएटियन कुछ हद तक झिझक रहा था, तो यूचे द्वारा लिंग तियानी को भारी रूप से घायल करने के बाद जियो जुएटियन का वास्तव में यूचे के साथ कड़वे अंत तक खूनी लड़ाई करने का जरा सा भी इरादा नहीं था। उसके पूरे दिमाग में यही बात थी कि वह यूचे को कैसे खुश कर सकता है। रोज वह कुछ भी करने को तैयार होगा, चाहे उसे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि कीमत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह उसके नक्शे कदम पर चलने से सैकड़ों हजारों गुना बेहतर हो कि स्वर्ग कबीले को जलाना और पूरी तरह से नष्ट हो जाना। न्यू मून सिटी के मेयर म्यू रोनबो आ गए हैं। गोल्डन बेल माउंटेन के कबीले प्रमुख जैद तलवार ताओवादी आ गए हैं। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के 13वें राजकुमार। समारोह के मास्टर का गला अचानक किसी चीज से अटक गया और उनकी आवाज तुरंत वहीं रुक गई, और उन्होंने जो 3 शब्द डिवाइन फीनिक्स एम्पायर कहे, वे 3 विस्फोटित बमों की तरह थे जो हर किसी के कानों के पास गूंज रहे थे।
जिससे कोलाहलपूर्ण मुख्य हॉल तुरंत अतुलनीय रूप से शांत हो गया, क्योंकि सभी की निगाहें एक ही जगह पर केंद्रित हो गईं। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का 13वां राजकुमार फैंग ज़िचेन आ गया है। क्या दिव्य फीनिक्स साम्राज्य 13वें राजकुमार, चाहे वह हॉल के बाहर हो या अंदर, हर किसी की नजर हॉल के प्रवेश द्वार से आने वाले 3 लोगों पर टिकी हुई थी। विशेष रूप से बीच में मौजूद व्यक्ति पर। वह 20 के आसपास का लग रहा था। उसने मैरून रंग का किलिंग गाउन पहना हुआ था और हाथों में सफेद से मुड़ा हुआ पंखा पकड़ रखा था। भीड़ की निगाहों के नीचे उस पर जरा भी असर नहीं हुआ और वह इत्मीनान से अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ बड़े हॉल में चला गया, जैसे कि वह बिना किसी की मौजूदगी वाली जगह में प्रवेश कर गया हो। उसके पीछे एक काले कपड़े पहने हुए बुजुर्ग आदमी और एक लाल कपड़े पहने हुए बुजुर्ग आदमी हर कदम पर मेल खाते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कैंग वान हे, जो हमेशा ऊंची सीट पर बैठता था, तुरंत खड़ा हो गया। बेहद हैरान नजरों से उसने उस युवक की ओर देखा, जो सबकी नजरों के बीच नहाता हुआ अंदर चला आ रहा था। यूचे की भौहें भी थोड़ी सी धंसी हुई थी। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का कोई, और ये दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का राजकुमार भी था। क्या यह असली था या नकली? यदि यह वास्तविक होता, तो एक प्रतिष्ठित दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का राजकुमार इस स्थान पर क्यों आता? फैंग ज़िचेन के आगमन के बाद पूरे विवाह हॉल का माहौल गंभीर रूप से बदल गया, क्योंकि डिवाइन फीनिक्स एम्पायर 3 शब्दों का पहले से ही बहुत बड़ा प्रभाव था। लेकिन प्रिंस के साथ प्रभाव की यह शक्ति तेजी से हजारों गुना बढ़ जाएगी, जिससे उन संप्रदाय के दिग्गजों सहित, जो आमतौर पर असहनीय रूप से ऊंचे थे, सभी को अपने दिलों में झटका महसूस हुआ जो ठंडे हो गए थे। डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य प्रोफाउंड स्काई के साथ राष्ट्रों के बीच सबसे बड़ी समग्र राष्ट्रीय शक्ति और आकार वाला साम्राज्य था। इसका आकार ब्लू विंड से कई गुना अधिक था। इसकी राष्ट्रीय शक्ति की समृद्धि, साथ ही इसकी गहन अभ्यास दुनिया की ताकत ब्लू विंड एम्पायर से कहीं आगे निकल गई। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की तुलना में ब्लू विंड साम्राज्य एक शाही शहर की तुलना में एक गांव जैसा होगा। अफवाहें कहती है कि 4 प्रमुख संप्रदाय, जिनकी ताकत ब्लू विंड साम्राज्य में सबसे अधिक थी, उन्हें दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में केवल मध्यम दर्जे के संप्रदाय माना जा सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, ब्लू विंड साम्राज्य में भले ही राजकुमार का पद सम्मानजनक था, ये भी केवल आम लोगों पर ही लागू होता है। गहन अभ्यास की दुनिया में राजकुमार की पहचान पर अधिक विचार नहीं किया जा सकता था। केवल 4 प्रमुख संप्रदाय ही नहीं, यहाँ तक कि पर्याप्त शक्ति वाले उन शक्तिशाली संप्रदायों ने भी शाही परिवार को अपनी नजरों में नहीं रखा, और शाही परिवार को स्वेच्छा से उनके साथ पक्षपात करने की भी आवश्यकता होगी। लेकिन दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में ये पूरी तरह से अलग था, क्योंकि डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य सबसे मजबूत था और पवित्र मैदानों को छोड़कर नंबर 1 संप्रदाय भी था, जिसे सार्वजनिक रूप से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट द्वारा मान्यता प्राप्त थी। और डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय डिवाइन फीनिक्स इंपीरियल परिवार से संबंधित था। नाम से ये दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का राष्ट्र रक्षक संप्रदाय था, लेकिन वास्तव में दिव्य फीनिक्स शाही परिवार दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से संबंधित था, और दिव्य फीनिक्स संप्रदाय वास्तव में दिव्य फीनिक्स शाही परिवार था। और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का प्रत्येक सम्राट उस पीढ़ी का दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का संप्रदाय गुरु होगा। ब्लू विंड इंपीरियल परिवार ने ही ब्लू विंड साम्राज्य की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित किया। लेकिन दिव्य फीनिक्स शाही परिवार ने न केवल दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के भीतर सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित किया, बल्कि उसने स्वयं दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को भी नियंत्रित किया, जो प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप की सबसे मजबूत राष्ट्रीय शक्ति थी। और इस प्रकार दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का एक राजकुमार और ब्लू विंड साम्राज्य का राजकुमार 2 पूरी तरह से अलग अवधारणाएं और स्तर थे। यदि यह व्यक्ति वास्तव में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का राजकुमार था, तो दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में भी वह एक असाधारण व्यक्ति होता जो सही अर्थों में एक हाथ से आकाश को कवर कर सकता था। उनका स्थान दिव्य फीनिक्स सम्राट और क्राउन प्रिंस के बाद दूसरा होगा। ऐसा असाधारण प्राणी, ऐसा प्राणी जिसे इस विमान में प्रकट नहीं होना चाहिए था, वास्तव में अचानक आया था और निस्संदेह हर किसी के दिल में लहरें पैदा कर दी थी। फैंग ज़िचेन सीधे आगे बढ़े, हॉल के केंद्र में चले गए और कैंग वान हे को एक साधारण शिष्टाचार दिया, और उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ कहा, ये कनिष्ठ दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का फैंग ज़िचेन सम्मानित ब्लू विंड सम्राट को सम्मान देता है। इस बार बिना किसी सूचना के आगे आकर, मुझे उम्मीद है कि ब्लू विंड सम्राट उदार है और मुझ पर कठोर नहीं होगा। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 367 प्रोफाउंड स्काई 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 367 प्रोफाउंड स्काई 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट। कैंग वान हे ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका चेहरा अभी भी गहरी अविश्वसनीयता से भरा हुआ था। हालांकि इस युवक का व्यवहार इतना असामान्य था कि इसने उसे
एक सम्राट को भी रोमांचित कर दिया। फिर भी उसने यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि एक प्रतिष्ठित दिव्य फीनिक्स राजकुमार व्यक्तिगत रूप से उसके ब्लू विंड साम्राज्य में आएगा। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या आप सचमुच दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के राजकुमार हैं? फेंग सिचेन ने उदासीनता से हंसते हुए कहा, मेरे पास प्रमाण के रूप में दिव्य फीनिक्स ज़ेड है। जैसे ही वह बोल रहा था, फेंग सिचेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में फीनिक्स के आकार का जेड का एक रक्त लाल क्रिम्सन टुकड़ा दिखाई दिया। एक बार जब ये रक्त रंग का जेड दिखाई दिया, तो मुख्य हॉल के भीतर आसमान तक उड़ने वाले उग्र नरक की तरह एक अत्यंत गाढ़ा अग्नि प्रकार का तत्व बाहर की ओर फैल गया, जिससे हॉल में कुछ हद तक निचले स्तर के गहन साधकों के रंग तुरंत लाल हो गए। उनका पूरा शरीर लाल हो गया। शरीर लगभग भुन रहे हैं। अब कैंग वानहे को किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं था, लेकिन साथ ही उसके दिल में सदमा तेजी से बढ़ गया था। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। भले ही उन्होंने अपनी राजसी सम्राट उपस्थिति को बनाए रखने के लिए अत्यधिक प्रयास किया, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में एक स्पष्ट दृश्यमान तनाव था। वह हल्के से हंसे, हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का एक महान अतिथि हमारे घर की शोभा बढ़ा रहा है। ये वास्तव में हमारे लिए एक अच्छा अप्रत्याशित आश्चर्य है। फेंग सिचेन ने दिव्य फीनिक्स जेड को हटा दिया। जेड पंखे को झटका दिया और लापरवाही से कहा, ब्लू विंड सम्राट बहुत भारी बोलता है। मैं एक महान अतिथि बनने के लायक नहीं हूँ। वास्तव में मैं आज बिना आमंत्रित किए यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ब्लू विंड सम्राट नाराज न हो। हा 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 हा, 13वें राजकुमार, आप जो भी कह रहे हैं। डिवाइन फीनिक्स राजधानी हमारे ब्लू विंड इंपीरियल सिटी से कई हजार किलोमीटर दूर है। 13वें राजकुमार द्वारा इतनी दूर तक जमीन और समुद्र की यात्रा करने के लिए ये कहा जा सकता है कि मेरे ब्लू विंड इंपीरियल परिवार को आपकी उपस्थिति से सम्मानजनक रूप से सम्मानित किया गया है। हम आपका खुशी से स्वागत करने के लिए इंतजार भी नहीं कर सकते, तो हम आप पर किसी भी तरह का आरोप कैसे लगा सकते हैं? पुरुषों, दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से हमारे महान मेहमानों के लिए जल्दी से सम्मान की सीटों की व्यवस्था करें। कोई जरूरत नहीं है। फेंग सिचेन ने वास्तव में अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया। यह विनम्र व्यक्ति भी विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण मामले के कारण आपके महान राष्ट्र में आया था, जो कि ब्लू विंड सम्राट की अपनी बेटी की शादी की प्रमुख घटना के साथ मेल खाता था। यह विनम्र व्यक्ति बहुत देर करने का साहस नहीं करता। मुझे आश्चर्य है कि क्या ब्लू विंड सम्राट यह अनुमान लगा सकता है कि यह विनम्र व्यक्ति यहाँ क्यों आया है। वास्तव में किसी राष्ट्र के शासक से इतनी लापरवाही से उसके आगमन के उद्देश्य का अनुमान लगाने के लिए कहना निस्संदेह अपमानजनक था। उनका व्यवहार चरम सीमा तक अहंकारी था, लेकिन व्यवहारिक रूप से घटनास्थल पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके कार्य अनुचित थे, क्योंकि वह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के राजकुमार थे। ये कहना शायद ही अतिशयोक्ति होगी कि गहरा आकाश में उनका प्रभाव था। महाद्वीप ने ब्लू विंड सम्राट को कई गुना पीछे छोड़ दिया। उसे कैंग वानहे के प्रति काफी विनम्र माना जाता है। इसके बारे में भूल जाए। भले ही वह कृपालु रवैये और अभद्र भाषा के साथ यहाँ आए, फिर भी कैंग वानहे उसके साथ टकराव की हिम्मत नहीं करेगा। वे घटनास्थल पर भी उसे अपमानित करने या नाराजगी महसूस करने की हिम्मत नहीं होगी। कैंग वानहे ने थोड़ा सोचा और पूछा, शायद प्रोफाउंड स्काई 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट। हा 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 हा, फेंग सिचेन ने दिल से हंसते हुए कहा, हर 25 साल में एक बार होने वाले 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के उद्घाटन से पहले अभी आधा साल भी नहीं हुआ है। फिर भी अन्य 5 देशों ने पहले ही मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से ऐसे मामलों के बारे में पूछना शुरू कर दिया है। इसकी तैयारी के लिए 3 साल पहले कई बार तैयारी की। केवल आपका महान राष्ट्र अभी भी शांत और शांत है, और मैंने मूल रूप से सोचा था कि आपका महान राष्ट्र इस मामले के बारे में पहले ही भूल चुका है। फेंग सिचेन ने मुख्य हॉल में प्रवेश किया और अपनी पहचान बताई। भले ही उनके शब्दों को अहंकार के साथ बोला गया था, फिर भी उन्होंने जिस तरह से अपने शब्दों को व्यक्त किया उसमें थोड़ा सम्मान था। लेकिन जब ये शब्द बाहर आए, जब तक कोई मूर्ख नहीं था, वे सभी ब्लू विंड एम्पायर के प्रति उसके मन में जो अवमानना थी उसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। गहन अभ्यास करने वाले विश्व के कुछ लोग आंतरिक रूप से क्रोधित थे, लेकिन अधिकांश वास्तव में असहाय और अपमानित महसूस करते थे, क्योंकि 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के भीतर ब्लू विंड एम्पायर को हर समय केवल अपमान मिला और हमेशा बेरहमी से रौंदा गया, मजाक उड़ाया गया और अपमानित किया गया। अन्य 6 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने वाले अन्य देशों का उद्देश्य अपनी ताकत का खुलासा करना था, जिससे अन्य देशों को अपनी ताकत का अनुभव हो सके। लेकिन यह ऐसा था मानो ब्लू विंड एम्पायर ने रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लिया हो ताकि उस पर दबदबा बनाया जा सके। उन सभी 1000 वर्षों में ब्लू विंड एम्पायर ने 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के प्रत्येक सत्र में भाग लेने के लिए अपने सबसे मजबूत चिकित्सकों का चयन किया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस राष्ट्र के खिलाफ गए, प्रत्येक प्रतिभागी को करारी हार का सामना करना पड़ा।
हर रैंकिंग टूर्नामेंट में उनका अस्तित्व एक मजाक की तरह होता और साल दर साल उन्हें जो झेलना पड़ता वह हार और अपमान होता। फैंग ज़िचेन के शब्द और भारी हंसी ब्लू विन की गहन अभ्यास दुनिया के प्रति उसकी अवमानना और उपहास को अनियंत्रित रूप से प्रकट कर रही थी। कैंग वानहे का रंग थोड़ा बदल गया, फिर अपनी मूल शांति में लौट आया और वह उदासीनता से हंसा और कहा, हम स्वाभाविक रूप से इस भव्य घटना को नहीं भूलेंगे जो गहरे आकाश के भीतर हर 25 साल में केवल एक बार होती है। बात केवल इतनी है कि हम पिछले कुछ वर्षों से बिस्तर पर पड़े हुए थे। परिणाम स्वरूप हमारे पास उन मामलों के बारे में सोचने की मानसिक ऊर्जा नहीं थी। क्या 13वें राजकुमार प्रोफाउंड स्काई 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए निमंत्रण पत्र देने के लिए यहाँ आए हैं? सही, फैंग ज़िचेन ने सिर हिलाया। फिर उसकी उंगलियों के बीच लाल रंग की फीनिक्स छाप वाला एक सुनहरा मोहरबंद निमंत्रण कार्ड दिखाई दिया। 5 महीने बाद 29वां प्रोफाउंड स्काई 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट मेरे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के भीतर होगा। चूंकि यह 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट है, तो 7वें राष्ट्र ब्लू विन को भी आना चाहिए। निर्धारित समय पर मेरा दिव्य फीनिक्स संप्रदाय फीनिक्स सिटी में प्रोफाउंड स्काई के सभी विशेषज्ञों की प्रतीक्षा कर रहा होगा। 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट की मेजबानी विस्तृत स्थापित नियमों के तहत ताकत की तुलना करने और राष्ट्रीय ताकत प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की जाती है। मेरा मानना है कि ब्लू विन सम्राट पहले से ही उनके बारे में जानता है, इसलिए यह विनम्र व्यक्ति अब अनावश्यक शब्द नहीं कहेगा। हालांकि ये रैंकिंग टूर्नामेंट सत्र पिछले वाले से अलग है। मुझे आश्चर्य है कि ब्लू विन सम्राट ने प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के बारे में पहले सुना है। आदिम गहन संदूक। कैंग वानहे ने कुछ देर तक शून्यता से देखा, फिर उसकी आवाज खोते ही उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाली अभिव्यक्ति दिखाई दी। शायद प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क पहले ही दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के भीतर फिर से प्रकट हो चुका है। जब 3 शब्द प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क निकले तो मुख्य हॉल के अधिकांश दर्शक हैरान रह गए। युनचे ने भी एक प्रश्नवाचक चेहरा प्रकट किया, लेकिन जहां तक लिंगजी, चुयुएली और जियो जुएटियन जैसे लोगों की बात है, उनके भाव बहुत बदल गए। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क फिर से प्रकट हो गया हो? लिंगजी बुदबुदाया। लिंग यून की भौहें तन गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, पिछले इतिहास में प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क हर 300 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। नीचे लिखी गई समयावधि के आधार पर इसके पिछले प्रकट होने के समय से ये वास्तव में लगभग 300 वर्ष पहले ही हो चुका है। ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ी आएगी एक बार फिर गहरे आकाश महाद्वीप की ओर। केवल इसका हमारी नीली हवा से कोई संबंध नहीं है। इन सभी वर्षों में ब्लू विन के अभ्यासकर्ताओं को कभी भी प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क तक पहुंचने का अवसर नहीं मिला। सही, फैंग ज़िचेन ने सिर हिलाया। आधे महीने पहले प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क मेरे फीनिक्स शहर के ऊपर फिर से प्रकट हुआ है। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के लिखित विवरण के अनुसार प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के प्रकट होने के आधे साल बाद आर्क का द्वार स्वेच्छा से खुल जाएगा। सावधानी पूर्वक गणना के बाद वह समय 7 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट के समापन पर आता है। यह अफवाह है कि प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में स्वर्ग चौंकाने वाले खजाने और दुनिया चौंकाने वाले रहस्य हैं। लेकिन न केवल प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के द्वार का उद्घाटन संक्षिप्त है, इसमें प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या बेहद सीमित है और केवल मजबूत अभ्यासकर्ताओं के पास ही प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क का पता लगाने की योग्यता होगी। उस समय शीर्ष 3 प्राप्त करने वाले राष्ट्र 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सहयोगात्मक रूप से प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क का पता लगाने का अधिकार प्राप्त होगा। मेरा मानना है कि ब्लू विन सम्राट, साथ ही इस महान राष्ट्र में काफी संख्या में विशेषज्ञ हैं जो निश्चित रूप से इस प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के प्रति अत्यधिक रुचि रखते हैं। पौराणिक प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क की रहस्यमयता अतुलनीय थी। जब तक कोई इस किंवदंती के बारे में सुनता है, वे निस्संदेह इसके लिए बहुत उत्सुक होंगे। लेकिन कैंग वानहे को ब्लू विन एम्पायर की ताकत के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से कोई असाधारण अपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। चूंकि उसे कोई अत्यधिक अपेक्षाएं नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उस हद तक उत्साहित नहीं होगा जहां वह खुद को भूल जाए। उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। हम देखते हैं। ये सचमुच दुनिया के सभी विशेषज्ञों को बेहद उत्साहित करने वाली खबर है। 13वें प्रिंस की सम्मानित पहचान के साथ हमें उम्मीद नहीं थी कि 13वें प्रिंस 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए निमंत्रण पत्र देने के लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ आएंगे। ऐसे मामलों के संबंध में आपका महान राष्ट्र वास्तव में इस पर बहुत अधिक हंगामा कर रहा है और हमें कुछ हद तक चिंतित भी कर दिया है। हाँ 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 हाँ। वांग हाई, आप निमंत्रण कार्ड प्राप्त करने के लिए वहाँ क्यों नहीं गए? यह मूल रूप से यूचे और राजकुमारी कैंग यू का विवाह समारोह था। यूचे जिसके नाम ने ब्लू विन को हिला दिया था, जिसका मतलब था कि वह स्वाभाविक रूप से इस समारोह का नायक था। लेकिन फैंग ज़िचेन की उपस्थिति के साथ
हर किसी का ध्यान उसके शरीर पर केंद्रित हो गया था और वे सभी लगभग भूल गए थे कि यह यूनचे का बड़ा विवाह समारोह था। क्योंकि फैंग ज़िचेन की स्थिति एक देवता के रूप में थी, फीनिक्स प्रिंस बहुत चौंकाने वाला था। उसने यूनचे की चमकदार आभा को पूरी तरह से दबा दिया था। जैसे ही फैंग ज़िचेन ने निमंत्रण पत्र सौंपा, उसके मुंह का कोना तिरस्कार के भाव से मुड़ गया और मनोरंजन से मुस्कुराता हुआ प्रतीत हुआ। थोड़ी सी सिकुड़ी हुई आंखों की एक जोड़ी यूनचे की ओर घूम गई। लगता है ब्लू विंड सम्राट ने गलत समझा है। रैंकिंग टूर्नामेंट इस कारण का केवल आधा हिस्सा है कि यह विनम्र व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इस बार क्यों आया। जहां तक दूसरे आधे हिस्से की बात है, बिल्कुल आपके कुलीन राष्ट्र का नव पदोन्नत दामाद है। यूचे, उसके शरीर पर मेरी दिव्य फीनिक्स वंशावली से संबंधित एक गंभीर मामला छिपा है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 368 खींची हुई तलवारें और सशस्त्र धनुष। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 368 नंगी तलवारें और सशस्त्र धनुष। जिस क्षण फैंग ज़िचेन के शब्द गिरे, महान हॉल में माहौल तुरंत स्तब्ध हो गया। तनावपूर्ण निगाहें एक के बाद एक यूचे पर केंद्रित हो गईं। सच में किसी को भी यह अजीब नहीं लगा कि फैंग ज़िचेन अचानक यूचे को निशाना बनाएगा, क्योंकि 2 साल पहले रैंकिंग टूर्नामेंट में यूचे ने अपनी फीनिक्स का जलवा दिखाया था। और केवल वे लोग जो दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से जुड़े थे और जिनके पास फीनिक्स की वंशावली थी, वे ही फीनिक्स की लपटों को नियंत्रित करने में सक्षम थे। फीनिक्स की रक्तरेखा वह जगह थी जहां दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की आत्मा स्थित थी, और यह कुछ ऐसा भी था जिसकी रक्षा के लिए पूरा संप्रदाय बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ कर देगा। वे निश्चित रूप से इस आत्मा और रक्तरेखा को बाहर लीक नहीं होने देंगे। इसलिए जब तक यूचे दैवीय फीनिक्स संप्रदाय का सच्चा शिष्य नहीं था, जिस क्षण उसके पास फीनिक्स की वंशावली होने की खबर फैल गई, दिव्य फीनिक्स संप्रदाय निश्चित रूप से एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। और आखिरकार ये दिन आ ही गया। और जो व्यक्ति आया, प्रभावशाली ढंग से, वह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का राजकुमार भी था, दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का युवा मास्टर क्लास व्यक्ति। जब वह यूनचे का सामना कर रहा था, तो उसके शब्द सीधे मुद्दे पर थे। तुरंत रक्तरेखा शब्द का जिक्र था। ज़िया क्विंग्यू का बर्फ जैसा चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। चु युएली की धनुषाकार भौहें भी भारी पड़ गईं। कैंग वानहे की अभिव्यक्ति और भी अधिक थी, लगातार बदलती रहती थी। हालांकि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की वंशावली के संबंध में, भले ही वह ब्लू विंड सम्राट था, उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं था। वह केवल यूचे की ओर गहरी चिंता के साथ देख सकता था। वर्तमान में वह केवल ये चाह सकता था कि यूचे की फीनिक्स की वंशावली सिर्फ एक गलतफहमी थी। आखिरकार, हालांकि बाहरी लोगों ने ये फैला दिया था कि यूनचे द्वारा इस्तेमाल की गई लपटें फीनिक्स की लपटें थीं, यूनचे ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया था, और यह बिल्कुल समान हो सकता है। हालांकि यूचे की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से शांत थी। उन्होंने सपाट स्वर में कहा, ओह, आपके संप्रदाय की वंशावली से जुड़ा कोई गंभीर मामला। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं सकता। मैं यूचे ब्लू विंड एम्पायर की धरती पर पला बड़ा हूँ। मेरा वंश मेरे माता पिता से आता है, और उन्होंने अपने जीवन में कभी ब्लू विंड एम्पायर नहीं छोड़ा था, नहीं उन्होंने डिवाइन फीनिक्स एम्पायर में आधा कदम भी रखा था। आपके दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की वंशावली से मेरा रत्ती भर भी रिश्ता कैसे हो सकता है? जूनियर, अपने दिखावे से काटो। फैंग ज़िचेन के पीछे काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा। एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की रक्तरेखा अतुलनीय रूप से मूल्यवान है। संप्रदाय के निर्माण के बाद से हमारे फीनिक्स की रक्तरेखा की रक्षा करना हमेशा हमारे संप्रदाय की नंबर 1 प्राथमिकता रही है, और हम निश्चित रूप से अपनी रक्तरेखा का थोड़ा सा भी हिस्सा बाहर लीक नहीं होने देंगे। भले ही संप्रदाय के लोगों को किसी बाहरी व्यक्ति से शादी करनी पड़े, उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा के लिए फीनिक्स दिव्य संप्रदाय में रहना होगा। जब हमारी वंशावली से संबंधित मामलों की बात आती है तो हमने कभी भी थोड़ा सा भी समझौता नहीं होने दिया। जहां तक आपकी बात है, 2 साल पहले ब्लू विंड एम्पायर में रैंकिंग टूर्नामेंट में उपस्थित सभी लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आपको फीनिक्स लिप्टों का उपयोग करते हुए देखा था, और केवल फीनिक्स की वंशावली को धारण करके ही कोई फीनिक्स की लिप्टों को प्रज्वलित कर सकता है। आपके शरीर में स्पष्ट रूप से फीनिक्स की रक्तरेखा मौजूद है। यह माना जा सकता है कि तुम एक कमीने बच्चे हो जिसे संप्रदाय के एक अत्यंत दुस्साहसी शिष्य ने बाहर छोड़ दिया हो। ये सही है। लाल कपड़े पहने बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी निगाहें हुक की तरह थीं। यदि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास हमारे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की वंशावली है, तो आप जैसा एक छोटा अभ्यासी जो बिना किसी संप्रदाय की पृष्ठभूमि के ब्लू विंड में पला बड़ा है, उसके पास ब्लू विंड के सभी युवाओं को दबाने की चौंकाने वाली दबंग प्रतिभा कैसे हो सकती है? रैंकिंग टूर्नामेंट। हम्फ,
आज तक आप अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए फीनिक्स की रक्तरेखा जो आपके शरीर में मौजूद है सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। दिव्य फीनिक्स की ईश्वरीय शक्ति के सामने अन्य तथाकथित संप्रदायों की वंशावली या 100 साल में एक होने वाली प्रतिभाएं मूल रूप से कुत्ते की गंदगी से भी तुलनीय नहीं है। आपके लिए इस ब्लू विंड एम्पायर के रैंकिंग टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सक्षम होना वास्तव में पूरी तरह से सामान्य है। हालांकि दोनों के शब्द फूट फूट कर बोले गए थे, लेकिन उनमें अत्यधिक अहंकार और ब्लू विंड अभ्यासकर्ताओं के प्रति उनकी अवमानना और तिरस्कार को अतुलनीय रूप से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। उपस्थित कई अभ्यासकर्ताओं के दिलों में तुरंत गुस्सा उमड़ पड़ा। हालांकि उन्होंने उग्र होने का साहस किया, फिर भी उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनकी भावनाओं को एक तरफ रखकर उनके शब्द मूलतः सत्य थे। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की सर्वशक्तिमान शक्ति के सामने ब्लू विंड साम्राज्य के भीतर संपूर्ण गहन अभ्यास जगत मूल रूप से बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं था। इतना ही नहीं, उपस्थित कई लोगों को हमेशा संदेह था कि क्या युनचे की प्रतिभा इतनी चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसके पास दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की फीनिक्स वंशावली थी। फैंग ज़िचेन की आंखें हल्की सी झपकी। उसने इत्मीनान से अपना जेड फैन हल्के से लहराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम दोनों को इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। आज ब्लू विंड सम्राट की बेटी की शादी है। अगर इसकी वजह से हर कोई परेशान होगा तो हम गलत होंगे। युनचे, मेरा मानना है कि आप निश्चित रूप से समझते हैं कि हम क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में फीनिक्स की रक्तरेखा है या नहीं मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस राजकुमार को आपके रक्त की थोड़ी आवश्यकता है। एक बार जब आपका खून इस राजकुमार के हाथों में है, तो फीनिक्स की रक्तरेखा आपके पास है या नहीं, यह एक नजर में स्पष्ट हो जाएगा। तो फिर क्या आप अपना खून स्वयं निकालने के लिए तैयार हैं, या क्या आप चाहते हैं कि यह राजकुमार कुछ खून निकालने में आपकी मदद करे? बड़े हॉल का माहौल तुरंत और भी अधिक उदास हो गया। कैंग वानहे ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना मुंह खोला, लेकिन वह एक भी आवाज नहीं निकाल सका। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की वंशावली से संबंधित बड़े मामले में उन्हें बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। युनचे के होठों का कोना हिल गया और हल्के से मुस्कुराया। मेरी त्वचा और बाल मेरे माता पिता द्वारा दिए गए थे, जिनके पास मेरा खून लेने का अधिकार है। वे केवल मेरे प्रियजन हैं। हम दोनों न तो दोस्त हैं और न ही दुश्मन, और हम एक दूसरे से परिचित होने से बहुत दूर हैं। तो आपको अपना खून आपको देने के लिए मुझसे पूछने का क्या अधिकार है? जैसे ही ये शब्द गिरे, हर कोई अपने दिल में आश्चर्यचकित हो गया। बनिंग हेवन कबीले के नष्ट होने के बाद युनचे के अत्याचारी और दबंग तरीके हर किसी के दिलों में गहराई से जड़ें जमा चुके थे। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि जब युनचे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के राजकुमार का सामना कर रहे थे, तो उनके बोलने का तरीका वास्तव में पहले जैसा ही अधिक होगा। विनम्र होने की बात तो दूर, वह तनिक भी विनम्र नहीं था। अपमान, नीच कनिष्ठ, तुम वास्तव में महामहिम के सामने अहंकारी होने का साहस करते हो। काले कपड़े पहने बुजुर्ग गुस्से से भड़क उठे। महामहिम, आपकी महान स्थिति के साथ आपको मूल रूप से ऐसे नीच कमीने बच्चे के साथ अपने शब्द बर्बाद करने की जरूरत है। ये ठीक है कि मुझे सीधे उसे पकड़ने और उसका खून छोड़ने की अनुमति दे दी जाए। यदि महामहिम को लगता है कि यह बहुत परेशानी भरा है, हम इस तरह एक कमीने बच्चे को मारना भी ठीक है। उसका परीक्षण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक नीच हरामी बच्चा। युनचे की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। हत्या का इरादा जो बेहद ठंडा था, उसकी आंखों की गहराई में चमक गया। इन 3 शब्दों ने न केवल उन्हें अपमानित किया, बल्कि उनके माता पिता और रिश्तेदारों को भी अपमानित किया। हा 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 हा। फैंग ज़िचेन को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने अपना सिर उठाया और जोर जोर से हंसने लगा। युनचे, जब से पहले दिन से इस राजकुमार ने ब्लू विंड साम्राज्य की धरती पर कदम रखा है, मैंने तुम्हारे स्वर्ग विरोधी अहंकार के बारे में सुना है। आज इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद ये वास्तव में रत्ती भर भी असत्य नहीं है। लेकिन ये राजकुमार आप जैसे लोगों को पसंद करता है, क्योंकि आप जैसा अहंकारी मूर्ख, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर नहीं जानता, हमेशा इस राजकुमार को कुछ खुशी के पल देने में सक्षम है। यदि इस दुनिया में आप जैसे मूर्खों का अभाव है, तो इस राजकुमार का जीवन वास्तव में बहुत अधिक आनंद से रहित होगा। तुम दोनों पीछे खड़े हो जाओ। आज ये राजकुमार खुद उसके खून से खेलेगा। स्नैप। फैंग ज़िचेन के हाथ में जेड पंखा तुरंत खुल गया। इस तरह की आकस्मिक कार्रवाई वास्तव में एक ध्वनि तरंग उत्पन्न करती है, जैसे कि अंतरिक्ष को तोड़ दिया जा रहा हो। भयानक गहन ऊर्जा के कारण आसपास की कई शादी की मेजें तुरंत ढह गईं। विभिन्न कांच के कप और जेड प्लेटें जमीन पर बिखर गईं। ये ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस था, और यह वह स्थान भी था जहां राजकुमारी की शादी की मेजबानी की जा रही थी।
ब्लू विंड में भले ही किसी के मन में बहुत बड़ा द्वेष हो, फिर भी कोई ऐसे अवसर पर उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी फैंग ज़िचेन ने अपना हाथ वैसे ही बढ़ाया जैसा उसने कहा था। जाहिर है, उन्होंने मूल रूप से इस शाही महल को कभी भी अपनी नजरों में नहीं रखा, और जब उसका यह एक झटका लगा तो आसपास मौजूद सभी मेहमान सदमे से फीके पड़ गए। यहाँ तक कि संप्रदाय मास्टर वर्ग के वे लोग भी, जिनके पास सर्वशक्तिमान शक्ति थी, सभी के चेहरे पीले पड़ गए और वे डर के मारे पीछे हट गए, क्योंकि फैंग ज़िचेन द्वारा जारी की गई दुर्जय शक्ति प्रभावशाली रूप से एक सिंहासन की शक्ति थी। ब्लू विंड एम्पायर के अंतिम शिखर पर एक सिंहासन अस्तित्व में था, और ब्लू विंड एम्पायर में सिंहासनों की कुल संख्या 10 से भी कम थी। लेकिन ये राजकुमार, जो केवल 20 वर्ष का था और दिव्य फीनिक्स इंपीरियल पैलेस में 13वें स्थान पर था, वास्तव में उसके पास सिंहासन की शक्ति थी। जिन दो बुजुर्गों को वह अपने साथ लाया था, उनकी आभा भी उनसे जरा भी कमजोर नहीं लगती थी। जाहिर है, वे भी इसी तरह असली सिंहासन थे। कैंग वानहे ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग ज़िचेन वास्तव में महल के विवाह समारोह में अभिनय करेंगे, जैसा कि उन्होंने जोर से कहा। 13वें राजकुमार, कृपया हमारी बात सुने। जब कैंग वानहे के शब्द गिरे, फैंग ज़िचेन को इसकी तनिक भी परवाह नहीं हुई। उसके हाथ का जेड पंखा अचानक उड़ गया, अत्यधिक गति से घूमते हुए यह एक जीवन लेने वाले उड़ने वाले पहिए में बदल गया, जो यूंचे की ओर उड़ रहा था। उड़ते पहिए के पीछे एक लंबी पतली काली रेखा बनी हुई थी। आश्चर्यजनक रूप से वह जगह फटी हुई थी, और जिस स्थान पर वह उड़ रहा था वह सीधे यूंचे के गले की ओर निर्देशित था। जाहिर है, वह इस शादी समारोह में तुरंत खून खराबा करना चाहता था। ध्यान रहे, लिंग यून, लिंग जी और डोन फेंग शियू ने चिल्लाकर कहा। जीवन ले लेने वाली आभा वाले इस आने वाले जेड फेंग का सामना करते हुए यूचे की भौहें तन गईं। उसने उसे रोका नहीं, बल्कि शरीर को मोड़ते हुए छलांग लगाकर उठ गया। एक जोरदार धमाके के साथ वह बड़े हॉल की छत को तोड़ता हुआ दक्षिण की ओर तेजी से चला गया। हे, भागने की कोशिश कर रहे हो? फैंग ज़िचेन ठंडे स्वर में मुस्कुराए। उसके हाथ के एक झटके के साथ जेड पंखा वापस उसके हाथ की हथेली में उड़ गया। उसकी चमकती छवि धुंधली हो गई, और जब वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तो ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर टेलीपोर्ट हो गया हो, क्योंकि वह उस दिशा की ओर चल रहा था जिस दिशा में यूंचे तेजी से दौड़ रहा था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि जिस बड़ी शादी पर पूरे साम्राज्य की निगाहें थी, उसमें असल में इतना बदलाव आएगा। ब्लू विंड एम्पायर के विभिन्न विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। फिर भी उनमें से किसी ने भी फैंग ज़िचेन को रोकने की हिम्मत नहीं की, भले ही यह ब्लू विंड एम्पायर का क्षेत्र था। क्या मजाक! भले ही वे यूनचे को अपमानित करना चाहें, वे निश्चित रूप से दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को अपमानित करना नहीं चुनेंगे। यद्यपि उनके नाम और उनके संप्रदायों के नाम ब्लू विंड साम्राज्य को हिला सकते हैं, दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सामने उनके लिए विरोध करने की थोड़ी सी भी ताकत रखना मूल रूप से असंभव था। भले ही उनका गुस्सा उनके दिमाग तक उबल गया हो, फिर भी उनमें निश्चित रूप से दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के मामलों में कदम उठाने की हिम्मत नहीं होगी। मून एम्ब्रेसिंग पैलेस के अंदर कैंग यू, जो बहुत पहले ही तैयार हो चुकी थी, चुपचाप और उत्सुकता से ड्रेसिंग दर्पण के सामने बैठी थी। हल्के से हिलते हुए कांच के लटकन के नीचे छिपा हुआ उसका बेहद लुभावना सुंदर चेहरा था। उसके बगल में जियो लिंगजी भी उसका साथ दे रही थी। कभी कभी वह उससे बात कर लेती थी, जिससे उसके दिल की बेचैनी शांत हो जाती थी। अगले कुछ ही क्षणों में यूनचे उसका हाथ पकड़कर उसका नेतृत्व करने, उसके साथ स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करने और पति पत्नी बनने के लिए आ रहा होगा। इसी समय अचानक बाहर से एक कान हिला देने वाली आवाज आई। जोरदार धमाके के बाद अव्यवस्थित आवाजों का सिलसिला शुरू हो गया। घंटियों और नगाड़ों की आरंभिक ध्वनियां अचानक बंद हो गईं, और जो शेष रह गया वह केवल अराजकता थी। हालांकि मून एम्ब्रेसिंग पैलेस बड़े विवाह हॉल से बहुत दूर था, फिर भी ये आवाजें स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। वह आवाज क्या है? कैंग यू उत्सुकता से बोला। बाहर क्या हुआ? मैं जाकर देखूंगा। जियो लिंगजी भी तुरंत चिंतित हो गई, और वह तेज कदमों से बाहर की ओर भागी। यूचे ने लगातार कई बार हवा में छलांग लगाए और तेजी से शादी के हॉल से बहुत दूर चली गई। शाही महल में एक खाली जमीन पर उतरने के बाद उसके कदम अचानक रुक गए, जबकि फैंग ज़िचेन तुरंत उसके पीछे उतर गया। उसकी गति वास्तव में एक भूत की तरह तेज थी। यूचे को अपने कदमों को रुकते देख वह उपहास में हंसने लगा। चलो दौड़ो, तुम अब और क्यों नहीं दौड़ रहे हो? इस राजकुमार को लुका छिपी खेलते हुए काफी समय हो गया है। कम से कम आपको इस राजकुमार को उसकी भूमिका निभाने देनी चाहिए। दौड़ना? यूनचे ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ?
आज मेरी शादी का दिन है, मैं नहीं चाहती कि आपके खून से मेरी शादी का मंडप गंदा हो। फैंग ज़िचेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली क्योंकि उसकी दोनों आंखों में धुंध जमा हो गई थी। यू चे के अहंकार की डिग्री उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। चूंकि वह छोटा था, ये वास्तव में पहली बार था जब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ था जिसने उससे इस तरह से बात करने का साहस किया था। उसके होठों का कोना धीरे धीरे ऊपर उठा, उसकी हंसी और भी खतरनाक लग रही थी। मेरा खून, हा हा हा, आप सुंदर होने की हद तक वास्तव में अहंकारी और मूर्ख हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम जैसे साधारण व्यक्ति को मेरा खून देखने का अधिकार है? लेकिन देखने से रक्त रेखा के इस मामले के संबंध में अब इसका परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वास्तव में बहुत ईमानदारी से इस राजकुमार के सामने अपनी मृत्यु का प्रण कर रहे हैं। हालांकि इसे अधिक विशाल स्थान पर बदलना अच्छा है। इसके बाद उस विवाह हॉल या जो कुछ भी बरकरार है उसे छोड़कर इसे स्पिरिट हॉल में बदलना और भी सुविधाजनक है। एक स्पिरिट हॉल आपके अपने उपयोग के लिए, युनचे ने आंखें सिकोड़कर कहा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 369 अपमानित होने के लिए कहना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 369 अपमानित होने के लिए कहना। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के राजकुमार के रूप में किसी भी देश में पहुंचने पर फैंग ज़िचेन हमेशा पूरी तरह से सीधी पीठ के साथ चलने में सक्षम होंगे। प्रतीत होता है जब कोई भी उसके सामने होता तो वे हमेशा चुप रहते थे और थोड़ा सा भी अनादर या आक्रामक व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते थे। सबसे कमजोर ब्लू विन साम्राज्य में तो और भी अधिक। हालांकि दिव्य फीनिक्स राजकुमार के रूप में उनकी स्थिति ने जाहिर तौर पर यूचे में कोई डर पैदा नहीं किया था और इससे निस्संदेह फैंग ज़िचेन का दिल बहुत खट्टा हो गया था और यूचे को मारने का उनका इरादा भी पूरी तरह से बढ़ गया था। उसने जोर से ठंडी हंसी दी। यूचे, ये राजकुमार वास्तव में उत्सुक है कि आपको इतना साहस और आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है वास्तव में इस राजकुमार के सामने इस तरह के अहंकार को प्रदर्शित करने का साहस करने के लिए। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि तथाकथित 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक बनिंग हेवन कबीले को नष्ट करने में सक्षम होने से आप अजेय हैं? हा 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 हा, एक कुएं का मेढक जो कभी इस छोटे से देश से बाहर नहीं गया वास्तव में हास्यास्पद और दयनीय है। साफ कहूं तो रास्ते में मैंने तुम्हारे बारे में कई अफवाहें सुनी हैं। प्रारंभ में मुझे अभी भी आपसे कुछ उम्मीदें थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी गहन शक्ति वास्तव में केवल पृथ्वी के गहन दायरे में है, जिसे दयनीय भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे ये तथाकथित 4 प्रमुख संप्रदाय 4 सबसे बड़े चुटकुलों से ज्यादा कुछ नहीं है। फैंग ज़िचेन ने शांति से युनचे की ओर देखा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो वह किसी तुच्छ चींटी को देख रहा हो जिसके पास उसके सामने दिखने की योग्यता भी नहीं थी। लेकिन आपकी किस्मत अभी भी बहुत अच्छी है क्योंकि आप इस राजकुमार के हाथों एक सम्मानजनक मौत मरेंगे। आपके मरने से पहले ये राजकुमार इतना दयालु भी होगा कि आप जैसे मिश्रित वंश वाले कूड़े को अनुमति दे देगा, ये देखने के लिए कि असली फीनिक्स की लपटें कैसी दिखती हैं। फैंग ज़िचेन के हाथ का इशारा बदल गया, उसका पंखा खुल गया और उसके माथे पर लाल रंग की लौ का निशान चमक उठा जिससे आंखों में जलन होने लगी। तुरंत फीनिक्स की लाल लपटें फूट पड़ी मानो कोई बवंडर अचानक आ गया हो जिससे आकाश भर गया और पलक झपकते ही सूरज अवरुद्ध हो गया। हवा तेजी से फैली और बढ़ी और हर किसी की दृष्टि रेखा में एक गंभीर विकृति दिखाई दी। नीचे की ओर अत्यंत भयानक लू छा गई जिससे आसपास के सभी लोग ऐसे लग रहे थे मानो वे धधकते मैग्मा में लिपटे हुए हों। उनकी सांसें पूरी तरह से रुकी हुई थी और उनके पूरे शरीर को ऐसा लग रहा था जैसे वे जलने वाले हैं। स्क्रीटिल्ड टिल्ड, स्क्रीटिल्ड, आग की लपटों के भीतर से स्पष्ट और तेज फीनिक्स चीखें सुनाई दे रही थी जिससे हर व्यक्ति इस हद तक कांप रहा था कि उनकी आत्माएं भी गहराई तक हिल गईं। लोगों ने अपना सिर उठाया और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने उन लाल रंग की लपटों को देखा जो आकाश को भर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अनगिनत स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले फायर फीनिक्स द्वारा बनाए और विलीन हो गई थी, जिन्होंने एक विनाशकारी शक्ति छोड़ी थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को भी जला सकती थी। आसपास के ब्लू विंड विशेषज्ञ डर के मारे पीछे हट गए। इन लपटों की धधकती गर्मी उनकी शक्ति और गहराई के साथ उनकी समझ और कल्पना को पूरी तरह से पार कर गई थी। यहाँ तक कि इन लाल रंग की लपटों के सामने जलते हुए स्वर्ग कबीले की उच्चतम स्तर की बैंगनी गहरी लपटों की भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये फीनिक्स की लपटें थीं जो दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से आई थीं। उनके पास एक दिव्य जानवर की ताकत थी। वे पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप की सार्वजनिक रूप से स्वीकृत सबसे तेज लपटें थीं। वहाँ अनगिनत विशेषज्ञ मौजूद थे, फिर भी उनमें से किसी में भी इस तरह की लपटों के खिलाफ जाने का आत्मविश्वास नहीं था।
यहाँ तक कि सम्राट प्रोफाउंड दायरे में आधे कदम पर एक परम विशेषज्ञ डोनफेंग शियू भी इन बेहद भयानक का सामना करने पर तुरंत मारा भी जा सकता था। आग की लपटें। फीनिक्स की आग की लपटों को देखकर, जिसने पूरे आकाश को घेर लिया, काले कपड़े पहने बुजुर्ग और लाल रंग के बुजुर्ग ने भी धीरे से सिर हिलाया। काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने आह भरी। यद्यपि महामहिम की योग्यता को कई राजकुमारों के बीच सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है, फिर भी वह अभी भी शाही वंशावली रखते हैं। इस वर्ष में उनकी फीनिक्स की लपटों की ताकत काफी बढ़ गई थी। सफलताओं वर्तमान में वह हमें पुरानी चीजों से कमजोर नहीं लगती। मेरा मानना है कि एक और साल दिए जाने पर वह हमसे पूरी तरह आगे निकल जाएगा। लाल कपड़े पहने बुजुर्ग ने कहा, हो, हम संप्रदाय में 2 छोटे अंगरक्षकों के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे जीवन काल की सीमा मूल रूप से सम्राट प्रोफाउंड तक ही सीमित है। हमें महामहिम की तुलना के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? महामहिम की वर्तमान प्रगति के साथ उन्हें अपने जीवन काल में अधिपति बनने की आशा हो सकती है। फीनिक्स की लपटें जो आकाश को भर रही थी, शुद्धिकरण की लपटों की तरह थी। एक असीम विनाशकारी आभा लेकर वे यूंचे की ओर नीचे की ओर छा गए। उतरती हुई आग की लपटों को देखते हुए यूंचे मूल रूप से कार्य करना चाहता था। हालांकि जैसे कि उसने अचानक कुछ सोचा हो, उसने जो हाथ उठाए थे वे पीछे हट गए, जिससे आग की लपटें नीचे आई और उसे पूरी तरह से अपने अंदर डुबो लिया। मालिक, यूंचे। आकाश में लपटों के समुद्र ने यूंचे को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे उसकी आकृति और आभा भी पूरी तरह से उसमें समा गई। इस पूरे दृश्य को असहाय रूप से देखते हुए आसपास से घबराहट भरी दहाड़ें आने लगी। लिंगजी और डोनफेंग शियू भीड़ से बाहर निकल आए। हालांकि इससे पहले कि वे फीनिक्स की लपटों के पास पहुंच पाते, आग की भीषण गर्मी ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। वे मूल रूप से बिल्कुल भी संपर्क करने में असमर्थ थे। अपनी भयावह स्थिति में वे मूल रूप से यह कल्पना करने में असमर्थ थे कि अगर वे इस तरह की लपटों में घिर गए तो परिणाम कितना भयानक होगा। संभवतः एक ही पल में उनके कपड़े से लेकर उनकी त्वचा, उनका मांस और यहाँ तक कि उनकी हड्डियां तक, वे सभी जलकर राख हो सकते हैं। हा। फैंग ज़िचेन ने एक क्रूर जंगली हंसी छोड़ी। तो क्या ये ब्लू विंड के रैंकिंग टूर्नामेंट में नंबर 1 है? ब्लू विंड की युवा पीढ़ी में नंबर 1। यहाँ हंसते हंसते सचमुच मेरे दांत टूट रहे हैं। इस राजकुमार ने सोचा था कि वह थोड़ा संघर्ष करने में सक्षम हो सकता है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फीनिक्स आग की लपटों के तहत वह वास्तव में हिलने में भी सक्षम नहीं था और तुरंत पूरी तरह से निगल लिया गया था। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे फीनिक्स की लपटें जला न सकें। फीनिक्स की तीव्र लपटों के नीचे केवल 3 सेकंड में उसकी हड्डियां भी राख में बदल जाएंगी। यूचे, जिसे फीनिक्स की आग ने पूरी तरह निगल लिया था, को स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई। फैंग ज़िचेन के बारे में भूल जाए। भले ही उनके पिता वर्तमान दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के मास्टर, दिव्य फीनिक्स सम्राट, यहाँ थे, उन्हें अपने बालों के एक भी लट को नुकसान पहुंचाने के लिए फीनिक्स की लपटों का उपयोग करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। वह आग की लपटों के बीच अविचल खड़ा रहा और अपने दिल को अपने बगल में फीनिक्स की बढ़ती लपटों को महसूस करने पर केंद्रित किया। फीनिक्स की लपटों के लिए वास्तव में फीनिक्स की रक्तधारा को प्रज्वलित करना आवश्यक था। वह स्वयं फीनिक्स के रक्त को जलाने में सक्षम था। इसका कारण ये था कि उसके रक्त प्रवाह में शुद्ध फीनिक्स के रक्त की 3 बूंदें थीं। वह जानना चाहता था कि क्या उसकी अपनी फीनिक्स लपटों और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जलाई गई फीनिक्स लपटों के बीच कोई अंतर था, जिसकी रक्त रेखा दिव्य फीनिक्स संप्रदाय द्वारा अनगिनत वर्षों से नष्ट हो गई थी, और परिणाम ने उसे बहुत निराश किया था। कड़ाई से बोलते हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह यूंचे द्वारा प्रज्वलित आग की लपटें थी या यहाँ तक कि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के लोगों द्वारा, उनमें से किसी को भी फीनिक्स लपटें नहीं कहा जा सकता था, बल्कि वे केवल नियमित रूप से गहरी लपटें थी जिनमें फीनिक्स की दिव्य शक्ति की थोड़ी मात्रा थी। केवल दिव्य जानवर फीनिक्स की लपटें ही वास्तविक फीनिक्स लपटें थीं, और किसी के रक्त प्रवाह में फीनिक्स के रक्त की शुद्धता स्वाभाविक रूप से किसी के फीनिक्स लपटों की शुद्धता को भी तय करती है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके शरीर में दुष्ट ईश्वर का बीज और फीनिक्स का खून भी मौजूद था, यूचे की आग के नियमों की समझ और उसकी आग को नियंत्रित करने की क्षमता बेहद मजबूत कही जा सकती है। एक पल में वह यह महसूस करने में सक्षम हो गया कि फैंग ज़िचेन द्वारा प्रज्वलित फीनिक्स की लपटों की शुद्धता मूलतः उसकी आधी भी नहीं थी। आखिरकार यूचे के फीनिक्स रक्त का स्रोत सीधे दिव्य जानवर फीनिक्स से ही आया था, जबकि फैंग ज़िचेन की फीनिक्स की वंशावली पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उनकी शुद्धता की डिग्री मूल रूप से यूचे की तुलना में असमर्थ थी। एकमात्र व्यक्ति जिसके पास रक्तरेखा थी जिसकी शुद्धता यूचे से मेल खा सकती थी, वह उसकी पहली पीढ़ी का पूर्वज था जिसने फीनिक्स का रक्त प्राप्त किया था। हालांकि
जिस तरह से ये लपटें प्रज्वलित की जा रही थी और उनके विनाशकारी नियम असाधारण रूप से रहस्यमय थे। उनके भीतर से यूचे को वॉर्लॉर्ड ऑफ द फीनिक्स की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। फिर फीनिक्स के परीक्षण में दुष्ट भगवान के अग्नि बीज से अपनी शक्ति की नियंत्रण क्षमता का उपयोग करके उसने फीनिक्स की लपटों के मूलभूत नियमों को बलपूर्वक तोड़ दिया। फीनिक्स प्रोफाउंड आर्ट्स न होने की स्थिति में उन्होंने वॉर्लॉर्ड ऑफ द फीनिक्स के 5वें और 6ठे चरण में फीनिक्स के गहन कौशल को जबरदस्ती समझा। हालांकि वॉर्लॉर्ड ऑफ द फीनिक्स से फीनिक्स प्रोफाउंड आर्ट्स के मौलिक कानूनों के बिना यूचे की फीनिक्स लपटें हमेशा सबसे बुनियादी स्तर पर ही शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम थी। दो महान फीनिक्स की लौ कौशल की ताकत भी इसी तरह सीमित थी। जबकि डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के पास वॉर्लॉर्ड ऑफ द फीनिक्स का पूरा पहला से चौथा चरण था। यदि यूचे पहले से चौथे चरण को पूरा प्राप्त करने में सक्षम था और उन्हें 5वें और 6ठे चरण में एकीकृत कर पाया, तो उसकी फीनिक्स की लपटों की शक्ति निस्संदेह एक बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगी। फैंग ज़िचेन की फीनिक्स लपटों के भीतर यूचे ने वॉर्लॉर्ड ऑफ द फीनिक्स के निशान पकड़ने की कोशिश की, हालांकि बहुत जल्दी उसने हार मान ली। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी की ताकत से गहन कला को विपरीत रूप से समझना मूल रूप से कुछ असंभव प्रतीत होता था। अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर उसके माथे पर सुनहरे रंग की जलती हुई फीनिक्स लौ की छाप एक पल के लिए चमक उठी। उसके शरीर से वैसी ही लाल रंग की फीनिक्स लपटें जलने लगी और फिर वे भयंकर रूप से भड़क उठी। एक पल में मानो कोई क्रूर समुद्री राक्षस समुद्र से उठ खड़ा हुआ हो। अंतरिक्ष बुरी तरह हिल गया और कपड़े फटने की सघन आवाजें आने लगी। फीनिक्स की लपटें जो शुरू में पूरे आकाश को ढक रही थी, पलक झपकते ही तेज विस्फोट से अस्त व्यस्त हो गईं और वे टुकड़ों में बिखर रही थी, नष्ट हो रही थी। और जो इन फीनिक्स लपटों को नष्ट कर रही थी, वे वास्तव में वही फीनिक्स थी, आग की लपटें, जो यूचे से आईं। हालांकि दोनों के बीच मतभेद थे। फैंग ज़िचेन की फीनिक्स लपटें अनगिनत आध्यात्मिक सांपों की तरह थी, जबकि यूचे की फीनिक्स लपटें आकाश पर हावी होने वाले एक दिव्य ड्रैगन की तरह थी, और जहां भी यह जाती थी, फैंग ज़िचेन की फीनिक्स लपटें क्रूरतापूर्वक और बलपूर्वक नष्ट हो जाती थी। क्या अचानक आए इस बदलाव से फैंग ज़िचेन और लाल और काले बुजुर्ग लोग बहुत सदमे में आ गए। यूचे को फैंग ज़िचेन की फीनिक्स की लपटों ने लगभग 5 सेकंड के लिए निगल लिया था और उन्होंने शुरू में माना था कि यूचे पहले ही जलकर राख हो गया होगा। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि न केवल यूचे को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसकी अपनी फीनिक्स लपटों के साथ उसका अचानक विस्फोट फैंग ज़िचेन की फीनिक्स लपटों को बलपूर्वक उड़ा सकता है। दिव्य फीनिक्स राजकुमार की फीनिक्स लपटों को नष्ट करना। किसी को पता होना चाहिए कि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय में दिव्य फीनिक्स शाही परिवार की फीनिक्स की रक्त रेखा तुलनात्मक रूप से सबसे शुद्ध थी। ताकत के उसी स्तर के तहत शाही परिवार के एक सदस्य द्वारा प्रज्वलित फीनिक्स की आग की ताकत किसी भी नियमित शिष्य से कहीं अधिक थी। फैंग ज़िचेन की गहरी ताकत सम्राट प्रोफाउंड दायरे के दूसरे स्तर पर थी, हालांकि वह एक नियमित दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम था, जिसकी ताकत पराजित हुए बिना सम्राट प्रोफाउंड दायरे के चौथे स्तर पर थी। लेकिन यूचे, जिसकी ताकत केवल पृथ्वी के गहरे दायरे के 7वें स्तर पर थी, फीनिक्स की लपटों के साथ, जिसे वे कमीने बच्चे की फीनिक्स रक्तरेखा कहते थे, वास्तव में फैंग ज़िचेन की फीनिक्स की लपटों को नष्ट कर सकती थी। इस समय वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने दिन के उजाले में भूतों को देखा हो। साथ ही उसी समय उनकी आत्माएं अचानक अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगी। जाहिर है उन्हें एक प्रकार का दबाव महसूस हुआ जो उनकी रक्तधारा से आया था, और वे दबाव के इस रूप के प्रति पूरी तरह से अजनबी नहीं थे। तथापि दबाव की यह भावना जो उनकी रक्तरेखा से आती थी, स्पष्ट रूप से केवल तभी घटित हो सकती थी जब किसी की रक्तरेखा की शुद्धता की डिग्री उनकी अपनी रक्तरेखा से अधिक हो, और यह उनकी अपनी रक्तरेखा से भी कहीं अधिक हो महसूस हुआ। हालांकि वर्तमान में ये भावना स्पष्ट रूप से यूचे से आई है। ये कैसे संभव हुआ? जो एक कमीने बच्चे का वंश था, उसके लिए ये कैसे संभव था बाहर रहकर शाही खानदान से जुड़े एक राजकुमार को दबाव की भावना महसूस हुई? ये कैसे संभव था? फैंग ज़िचेन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। फिर ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके विकृत होता गया। वह स्तब्ध होकर अपनी ही फीनिक्स लपटों को देखता रहा, जो वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी की फीनिक्स लपटों द्वारा कुचली जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो फीनिक्स की लपटों के साथ साथ उसका अपना गौरव और सम्मान भी बुरी तरह से नष्ट हो गया हो। अपने दांतों को जोर से पीसते हुए फैंग ज़िचेन अचानक जोर से दहाड़ने लगा। उसका पूरा अस्तित्व हवा में उठ गया। उसके माथे पर फीनिक्स लॉ का निशान तीव्रता से चमक रहा था, क्योंकि उसके हाथों में जैद पंखा उन्मत्त और उग्र तूफान जैसी आग की बारिश कर रहा था। छोटे कमीने बच्चे, इस राजकुमार के पास सबसे सम्माननीय और मूल्यवान दिव्य फीनिक्स इंपीरियल परिवार का वंश है,
इस राजकुमार के सामने आप बस अपनी नीच फीनिक्स लपटों से खुद को अपमानित कर रहे हैं। ये राजकुमार आपको तुरंत ये देखने की अनुमति देगा फीनिक्स की असली लपटें क्या हैं। दिव्य फीनिक्स की शक्ति, फीनिक्स डोमेन। फीनिक्स की लंबी चीख ने आसमान को चीर दिया। आग की लपटें जो शुरू में आकाश और पृथ्वी को कवर कर रही थी, तुरंत एक बार फिर कई गुना बढ़ गईं। इससे पहले फैंग ज़िचेन, जिसका दिल तिरस्कार और चिढ़ाने वाले विचारों से भरा हुआ था, ने अपनी शक्ति का लगभग 40% ही उपयोग किया था। हालांकि इस बार उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और यहाँ तक कि अपनी वर्तमान सबसे मजबूत विनाशकारी क्षमता फीनिक्स डोमेन को भी जबरदस्ती सक्रिय कर दिया। आग की लपटें बेतहाशा भड़क उठी और वे तेजी से एक विशाल धधकते फीनिक्स में बदल गईं, जो जमीन के ऊपर तेजी से घूम रही थी, एक विनाशकारी शक्ति की बारिश कर रही थी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। यूचे के होठों का कोना एक मजाकिया चाप से जुड़ा हुआ था। अपनी दोनों भुजाएं फैलाने पर सोने की लौ का निशान एक बार फिर प्रकट हुआ और एक विशाल लाल रंग का कमल गर्व से खिल गया। स्टार चिलचिलाती दानव कमल, बैंग बैंग बैंग। धधकते फूल की परतें दर परतें एक अत्याचारी आभा लिए हुए जो सब कुछ जला सकती थी, अत्यंत तीव्र गति से खिली। जैसे ही धधकते फूल की प्रत्येक परत खिली, फीनिक्स डोमेन को जबरदस्ती और बेरहमी से फाड़ दिया गया। वह चमकता हुआ फीनिक्स, जिसने अभी अभी आकार लिया था, तुरंत अनगिनत टुकड़ों में कट गया। दानव कमल की लपटों के नीचे बिखरी हुई लपटें सूर्य की तीव्र किरणों से चमक रही सफेद बर्फ की तरह थी, क्योंकि वे तुरंत ही नष्ट हो गईं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 370 दबंग। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 370 दबंग। फैंग ज़िचेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसका फीनिक्स डोमेन पलक झपकते ही फटे हुए कपड़े की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया है। 10 से भी कम समय में उसने सभी फीनिक्स लपटों से संपर्क खो दिया था। फीनिक्स लपटों को वह गर्व, गौरव और यहाँ तक कि जीवन के रूप में देखता था, जो उसे समान गहन स्तर के लोगों के बीच लगभग अद्वितीय बनाती थी। वास्तव में एक कमीने द्वारा केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र में पलक झपकते ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। आसपास की भीड़ की आंखें घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं। उनमें से हर कोई इस हद तक चौंक गया कि लगभग बेहोश हो गया। उन सभी ने पहले केवल युनचे की ताकत के बारे में अफवाहें सुनी थी। अकेले ही बनिंग हेवन कबीले को नष्ट कर दिया, लिंग तियानी को भारी रूप से घायल कर दिया। ये सभी अफवाहें युनचे की ताकत का वर्णन कर रही थी। फिर भी भले ही इस तरह की अफवाहों के हजारों और रूप हो, फिर भी यह व्यक्तिगत रूप से इसे देखने से महसूस हुए झटके से कहीं कम होगा। फैंग ज़िचेन से निकली ताकत एक वास्तविक सम्राट प्रोफाउंड की ताकत थी, और न केवल उसके पास फीनिक्स की रक्त रेखा थी, बल्कि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के शाही परिवार की रक्त रेखा भी थी। उपस्थित जनसमूह को उसकी शक्ति की प्रबलता का अनुमान लगाने का भी साहस नहीं हुआ, लेकिन उसकी फीनिक्स लपटें और यहाँ तक कि वह डोमेन जो उसने निकाला था, यूचे द्वारा इतनी आसानी से टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि फीनिक्स राजघराने से आने वाली फीनिक्स की लपटें यूचे के सामने पहले से ही ऐसी थी, इसलिए ये कल्पना की जा सकती है कि बनिंग हेवन कबीले की गहरी आग का अंत कैसे हुआ था। जियो जुएटियन का माथा पहले से ही गर्म पसीने से लथपथ था। उसकी रीढ़ ठंडी थी और ठंडी सांसें उसके दांतों के बीच के अंतराल में भी फैल गई थी। जब युनचे की भयानक ताकत को व्यक्तिगत रूप से देखा, तो वह आधा भयभीत था और आधा खुश था। उसे खुशी हुई कि उसने इसका डटकर मुकाबला करने का विकल्प नहीं चुना। सिर झुकाया और इसके बजाय समझौता करने के लिए अपना चेहरा नीचे कर लिया था। बनिंग हेवन कबीले को नष्ट करने से अधिक ये साबित हुआ कि यूचे के काम करने का तरीका शातिर और अतिवादी था, लेकिन दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के राजकुमार के साथ झगड़ा करने की हिम्मत ने साबित कर दिया कि वह निर्विवाद रूप से एक पागल व्यक्ति था जो परिणामों को ध्यान में नहीं रखता था। ऐसी भयानक ताकत वाला एक पागल जो दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से थोड़ा सा भी नहीं डरता था। जो कोई भी उसे उकसाएगा वह निश्चित रूप से अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा होगा। जियो जुएटियन ने इस समय अपना निर्णय पूरी तरह से दृढ़ कर लिया। यहाँ तक कि अगर यूचे को पूरे जियो संप्रदाय की गरिमा को अपने पैरों के नीचे दबाना पड़ा, तो वह मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करेगा और उसे कभी भी थोड़ा सा भी अपमानित नहीं करेगा। स्टार चिलचिलाती आग लगातार बढ़ती गई और फैंग ज़िचेन के फीनिक्स डोमेन को घेरने के बाद तेजी से फैंग ज़िचेन तक फैल गई। यूचे से आने वाली ये सभी लपटें फीनिक्स की लपटें थी। फैंग ज़िचेन इस बिंदु को एक पल में पहचानने में सक्षम था। हालांकि जबकि दोनों समान रूप से फीनिक्स की लपटें थीं, चिलचिलाती गर्मी और यूचे से आने वाली फीनिक्स की लपटों के अत्यधिक दबाव की लहर ने वास्तव में फैंग ज़िचेन के शरीर और रक्तरेखा को एक साथ कांपना शुरू कर दिया। उसका शरीर फीनिक्स की लपटों के प्रति बेहद अभ्यस्त था,
लेकिन इससे पहले कि यूचे की फीनिक्स की लपटें उसके शरीर को छूती और उसके करीब पहुंचती, उसकी सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा पहले ही काफी हद तक विकृत हो चुकी थी, जबकि उसके शरीर की सतह पर होने का दर्दनाक एहसास और भी अधिक महसूस हो रहा था। ऐसा झुलसा मानो उसका मांस फाड़ा जा रहा हो। इस समय फैंग ज़िचेन की भावना लगभग ढह गई थी। असंभव, असंभव, आप केवल एक कमीने हैं, केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र में एक महत्वहीन कमीने हैं। आप इस राजकुमार की फीनिक्स ब्लड लाइन के खिलाफ कैसे जीत सकते हैं? मरना। फैंग ज़िचेन के पूरे शरीर के कपड़े ऐसे फूल गए जैसे उसके शरीर से लाल रंग की आग की लपटें तेजी से जल रही हों। लेकिन इससे पहले कि आग की लपटों के इस समूह को फूटने का मौका मिलता, यूचे की सितारा झुलसा देने वाली लपटें पहले से ही समुद्र की प्रचंड लहरों की तरह उमड़ रही थी और फैंग ज़िचेन को अपनी चपेट में ले रही थी। महज 5 सांसों के समय में फीनिक्स की लौ जिसे फैंग ज़िचेन ने फिर से प्रज्वलित किया था, पहले से ही पूरी तरह से बुझने की हद तक दबा दी गई थी और यहाँ तक कि उसकी सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा भी जल्दी से पिघल रही थी। फैंग ज़िचेन तुरंत घबरा गया और उसे अपने जीवन में पहली बार मौत का संकट महसूस हुआ। एक तेज चीख के साथ उसके पूरे शरीर की ऊर्जा बढ़ गई और वह अपनी पूरी ताकत से तारे की चिलचिलाती लपटों से बचकर सबसे तेज गति से पीछे की ओर पीछे हट गया। लेकिन इससे पहले कि उसे अपनी सांस वापस लेने का समय मिलता, यूचे की आकृति उसके सामने एक भूत की तरह प्रकट हो चुकी थी। ड्रैगन फॉल्ट पहले से ही उसके हाथों के अंदर दिखाई देने के बाद वह सीधे फैंग ज़िचेन की छाती पर जा गिरा। फैंग ज़िचेन की फीनिक्स लपटें खत्म हो जाने के बाद 2 दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के काले और लाल अंगरक्षक पहले ही कई बार अपनी बुद्धि से बाहर हो गए थे। इस समय फैंग ज़िचेन की स्थिति देखकर वे एक साथ डर से पीले पड़ गए और हिंसक रूप से दहाड़ने लगे। रुको! हिंसक गर्जना के भीतर दोनों एक साथ बिजली की तरह बाहर निकल गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्रवाई की, उनके पूरे शरीर में अचानक ठंडक महसूस हुई और यहाँ तक कि उनकी हरकतें भी तुरंत कठोर हो गईं। एक सफेद छाया धुंधली हो गई और ज़िया किंगयुए अपने चेहरे पर बर्फ का घूंघट पहने हुए दोनों के सामने रुक गई और बर्फ की आत्माएं उसके पूरे शरीर के चारों ओर घूम रही थी। वह उदासीन और ठंडे स्वर में बोली, आप संख्या का लाभ उठाने जा रहे हैं और बड़ों के रूप में युवाओं को धमकाने जा रहे हैं। एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 20 वर्ष भी नहीं है को वास्तव में उनका मोर्चा रोकते हुए देखकर दोनों बुजुर्ग घृणा से दहाड़ उठे। तुम्हारी जैसी एक छोटी लड़की हमें रोकने की हिम्मत कर रही है। आप मृत्यु को अदालत में पेश करते हैं। आवाज कम होने से पहले लाल कपड़े पहने बुजुर्ग ने एक हथेली निकाली और फीनिक्स की लपटों का एक बड़ा हिस्सा ज़िया क्विंग्यू की ओर फेंक दिया और उसे सीधे उड़ाने का प्रयास किया। हालांकि इससे पहले कि फीनिक्स की लपटें ज़िया क्विंग्यू के शरीर के करीब पहुंचे, वे अचानक रुक गईं, फिर जल्दी से नष्ट हो गईं और अंत में वास्तव में बिखरी हुई बर्फ की एक श्रृंखला में बदल गईं जो नीचे गिरी। काले और लाल दोनों बुजुर्ग पुरुषों का दिमाग बुरी तरह हिल गया था। वे बस अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसी समय ठंडी ऊर्जा की एक लहर जो नरक से आती हुई प्रतीत होती थी, अचानक उन पर हमला कर दिया, जिससे उनका शरीर तुरंत अकड़ गया। जैसे सब कुछ बर्फ की आत्माएं ज़िया क्विंग्यू के चारों ओर नृत्य कर रही थी। काले और लाल बुजुर्ग लोगों के बीच की जमीन अचानक फट गई क्योंकि बर्फ के क्रिस्टल का एक बड़ा पेड़ जमीन से फूट गया और तेजी से बड़ा हो गया। पलक झपकते ही बर्फ की अनगिनत पत्तियां और बर्फ के क्रिस्टल इधर उधर बिखर गए। बर्फ के घने और भरे हुए जाल में बुनते हुए 2 काले और लाल बुजुर्गों को भीतर सील कर दिया। उनके पूरे शरीर को ढकने वाली ठंडी ऊर्जा का भारीपन उन दोनों की कल्पना से कहीं अधिक था। उन्होंने विरोध करने के इरादे से तुरंत फीनिक्स की लपटें जलाईं, लेकिन बर्फ की शाखाओं और बर्फ की पत्तियों के भीतर उनकी लपटें जलने के तुरंत बाद बुझ गईं। कुछ लपटें सीधे ऊर्जा के सबसे सरल और शुद्धतम बर्फ के क्रिस्टल में भी जमी हुई थी। जब बर्फ की विशेषता शक्ति पर्याप्त मजबूत थी, तो यह वास्तव में फीनिक्स की लपटों को रद्द कर सकती थी। गहरी आग भी जमी जा सकती है, हालांकि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि फीनिक्स की लपटें भी जमी हो सकती हैं। बर्फ की शाखाओं और बर्फ की पत्तियों के बीच बंद दोनों ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन सेना में शामिल होने पर भी वे वास्तव में थोड़े समय में बच नहीं सके। इसके बजाय उनके शरीर और अधिक सख्त हो गए थे और उनका खून लगभग जम गया था। बर्फ और बर्फ की उतरती हुई देवी की तरह बर्फ की आत्माओं के भीतर नहाए हुए ज़िया क्विंग्यू को देखकर उनके दिलों में सदमा और नहीं बढ़ सका। ऐसे व्यक्ति का छोटे ब्लू विंड नेशन में प्रकट होना कैसे संभव था, जिसकी ताकत प्रोफाउंड स्काई 7 नेशंस में सबसे कमजोर थी। एक यूचे पहले से ही पूरी तरह से सामान्य ज्ञान का उल्लंघन कर रही थी, और ये लड़की, जिसकी उम्र स्पष्ट रूप से यूचे से बहुत अलग नहीं थी, भी इस हद तक भयावह थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इन सभी वर्षों में ब्लू विंड हमेशा अपनी शक्ति छिपाती रही हो? उनकी आंखों के सामने लगातार लग रहे झटकों के कारण वे अनियंत्रित होकर ऐसे बेतुके विचार को जन्म दे रहे थे। दूसरी तरफ
यूचे का ड्रैगन फॉल भी पहले से ही फैंग ज़िचेन के शरीर पर जोरदार प्रहार कर रहा था। यूचे की सबसे मजबूत ताकत निश्चित रूप से फीनिक्स की लपटें नहीं थी, बल्कि भारी तलवार थी। हालांकि फैंग ज़िचेन को स्पष्ट रूप से इसके बारे में पता नहीं होगा। यदि वह अपनी पूरी शक्ति से चकमा देता तो वह यूचे के हमले से पूरी तरह बच सकता था। हालांकि भले ही फीनिक्स लपटों का उपयोग करके यूचे द्वारा उसे पूरी तरह से विफल कर दिया गया था, उसने भोलेपन से ये भी सोचा था कि यूचे का सबसे मजबूत हिस्सा फीनिक्स लपटें होंगी। आखिरकार गहन शक्ति की दृष्टि से वह केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र में ही था। वह निश्चित रूप से विश्वास नहीं करेगा कि यूचे, जो केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र में था, ताकत के मामले में उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई। जेड पंखा क्षैतिज रूप से ऊपर उठा और तीव्र ऊर्जा के साथ यूचे की भारी तलवार की ओर मारा गया। यहाँ तक कि लिंग तियानी, जो सम्राट प्रोफाउंड दायरे के छठे स्तर पर था, जिसके पास 100 साल का समृद्ध संचय था, हर कीमत पर यूचे की भारी तलवार के सामने टकराव से बच गया। फिर भी फैंग ज़िचेन, जो सम्राट प्रोफाउंड दायरे के दूसरे स्तर पर था, उसी प्रकार कठोरता से सामना करने का निर्णय लिया। जैसे ही ड्रैगन फॉल्ट और जेड पंखे का संपर्क हुआ, एक चटकने की आवाज आए और हजारों कीमती अग्नि क्रिस्टलों वाला जेड पंखा सीधे टुकड़ों में टूट गया। ड्रैगन फॉल्ट जारी रहा और फैंग ज़िचेन की छाती पर प्रहार किया। टकराना। फैंग ज़िचेन की सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा तुरंत विस्फोटक रूप से बिखर गई। उसी समय उसके शरीर पर अचानक एक रोशनी चमकी और आग की रोशनी के साथ एक फीनिक्स चीख आसमान तक पहुंच गई। फिर फैंग ज़िचेन की छाती पर एक विस्तृत और जटिल लाल रंग का रूनिक निशान स्पष्ट रूप से उभरा, फिर जल्दी से गायब हो गया। ड्रैगन फॉल्ट की क्रूर ऊर्जा भी इस पल में तेजी से 70% कम हो गई, क्योंकि एक विशाल विरोधी ताकत ने यूचे को दूर तक उड़ा दिया। ये दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का सम्राट गहन सुरक्षात्मक हथियार है। फीनिक्स खजाना ट्यूनिक। लिंग यून ने भीड़ के बीच बुदबुदाया, इस तरह के फीनिक्स ट्रेजर ट्यूनिक के लिए दिव्य फीनिक्स संप्रदाय में कुल 12 ही हैं। सोचा नहीं था कि उनमें से एक भी वास्तव में उस पर होगा। भले ही बिजली 70% रद्द कर दी गई थी, फिर भी फैंग ज़िचेन को लगा कि उसकी छाती पर एक विशाल हथौड़े से वार किया गया था, जिसका वजन कम से कम आधा मिलियन किलोग्राम था। वह हिंसक रूप से खून का तीर छोड़ते हुए पीछे की ओर उड़ गया। हवा में ताजा खून की बारिश हुई और उसकी पूरी छाती फट गई, तरंजित क्षत विक्षत भी। फ्रोजन एंड के पेड़ के भीतर संघर्ष कर रहे काले और लाल बुजुर्ग लोगों की आंखें लगभग फूट गईं। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि फैंग ज़िचेन के पास फीनिक्स ट्रेजर ट्यूनिक था। फीनिक्स ट्रेजर ट्यूनिक के साथ सम्राट प्रोफाउंड रियल की सुरक्षात्मक गहन शक्ति जोड़ी गई, जिसका नाम पूरे प्रोफाउंड स्काई में प्रसिद्ध था। फिर भी वह खून उगलते हुए क्षैतिज रूप से उड़ रहा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके पीछे कितनी भयानक शक्ति छिपी हुई थी। यूचे की तलवार का वह वार, ये वह यूचे था जिसे उन्होंने कभी अपनी नजरों में नहीं रखा था, जिसके बारे में उन्हें लगता था कि उसका खून कमीने जैसा है। उसके पास इतनी चौंकाने वाली ताकत कैसे हो सकती है? ये कैसा पागलपन है? महारानी। टकराना। दोनों ने एक ही समय में विस्फोटक गर्जना की। उनके पूरे शरीर से आग की लपटें उठी और अंततः फ्रोजन एंड के पेड़ के सारे संयम को पिघला दिया। अब किसी और चीज की परवाह न करते हुए वे तेजी से फैंग ज़िचेन की ओर दौड़े और उसे जमीन से सहारा दिया। फैंग ज़िचेन की नजर पहले से ही केंद्रित थी, उसका पूरा शरीर लंगड़ा रहा था। सुरक्षा के रूप में फीनिक्स ट्रेजर ट्यूनिक के साथ उसके घाव गंभीर नहीं थे, लेकिन उसे जो मनोवैज्ञानिक क्षति हुई वह उसके शरीर पर घावों से 10,000 गुना अधिक मजबूत थी। वह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का प्रतिष्ठित और विस्मयकारी राजकुमार था, एक ऐसा प्राणी जो पूरे गहरे आकाश महाद्वीप में एक हाथ से आकाश को कवर कर सकता था। इस छोटे से ब्लू विंड नेशन में वह कानून के खिलाफ चल सकता था। वह ब्लू विंड सम्राट को भी तुच्छ समझ सकता था। वह अकेले ही अपनी इच्छानुसार किसी भी विशाल कबीले पर अत्याचार कर सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था जो उससे मिला था, वे उसे अपमानित करने का जरा भी साहस नहीं करेंगे। ब्लू विंड एम्पायर में पहुंचने पर उसे ऊंचे घोड़े पर सवार होना चाहिए था। वह जहां भी जाता उसे केवल चींटियां ही दिखाई देती। फिर भी इस छोटे से ब्लू विंड नेशन में उसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा असहाय रूप से पीटा गया जो उससे भी छोटा था, उसकी ताकत के स्तर में उससे कम था, और यहाँ तक कि उसका मजाक उड़ाया था और उसे कमीने भी कहा था। इसने उसे, जो कि एक दिव्य फीनिक्स राजकुमार था, और यहाँ तक कि पूरे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का चेहरा, सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया। जाओ, चलो चलें। फैंग ज़िचेन अपने दांत भींचकर दहाड़ने लगा, बिना पीछे मुड़े। वह, जिसे अपमानित किया गया था और सारी गरिमा खो दी थी, उसके पास अब और रहने के लिए कोई चेहरा नहीं था। काले और लाल बुजुर्ग दोनों ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक साथ यूचे और जिया क्विंग्यू पर नजर डालने के लिए अपना सिर पीछे घुमाया और फैंग ज़िचेन को लेकर जाने वाले थे।
इतना शीघ्र नहीं। जैसे ही उनके पैर उठे ही थे, युनचे की बर्फीली आवाज अचानक पीछे से आई, तुम जाना चाहते हो? हाँ, क्या आपको मेरी अनुमति मिल गई है? बिना निमंत्रण के अनाधिकृत रूप से घुसकर आपने न केवल मेरे भव्य विवाह भवन को नष्ट कर दिया, बल्कि आपने मेरी वंशावली का भी अपमान किया है, और यहाँ तक कि मुझे मारने के इरादे से मुझ पर हमला भी किया है। फिर भी अब तुम ऐसे ही चले जाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा घर एक खेल का मैदान है जहाँ तुम जब चाहो आ और जा सकते हो? जैसे ही युनचे के शब्द सामने आए, कैंग वानहे और अन्य सभी को दिल से गहरा सदमा लगा। जब फैंग जिचिन के 3 लोगों का समूह जाने वाला था, तो उन्होंने मूल रूप से राहत की बड़ी सांस ली थी, ईमानदारी से कामना करते हुए कि वे इसी क्षण चले जाएंगे, जिसे सबसे अच्छा परिणाम माना जा सकता है, जिसके बारे में उन्होंने पहले सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब वे जाना चाहते थे, तो युचे ने उन्हें जाने से रोकना चाहा। काले और लाल बुजुर्ग आदमी के कदम रुक गए, और काले रंग के बुजुर्ग ने पलटकर उपहास करना शुरू कर दिया। युचे, क्या आपने वास्तव में सोचा था कि हमारा दिव्य फीनिक्स संप्रदाय कुछ ऐसा है जिसे आप भड़का सकते हैं? दिव्य फीनिक्स संप्रदाय? युचे ने भी उसी तरह उपहास करना शुरू कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिव्य फीनिक्स संप्रदाय या तीतर दानव संप्रदाय के हैं। मुझे उकसाने के बाद मैं आपको ऐसी कीमत चुकाऊंगा जिसे आप बिना किसी अपवाद के अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूलेंगे। क्या डिवाइन फीनिक्स एम्पायर कुछ ऐसा है जिसे मैं भड़का सकता हूँ? मुझे नहीं पता, और मुझे इस समय जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम तीनों को उकसाने की कोशिश करना पहले से ही काफी है। तुम जाना चाहते हो? जरूर। युचे ने अपना हाथ बढ़ाया और फैंग जिचिन की ओर इशारा किया। उसका दाहिना हाथ और दाहिना पैर पीछे छोड़ दे, फिर आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और सक्षम करें सूचनाएं। धन्यवाद।